नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज और हम पढ़ रहे हैं पद परिचय। पद परिचय सीखने की इस कड़ी में हमारी पहली वीडियो में हमने जाना पद परिचय क्या है, पद कितनी प्रकार के होते हैं। पद दो प्रकार के हैं। हमने पदों के विषय में जाना विकारी पद और अविकारी पद, और विस्तार से हमने विकारी पदों को पढ़ा। विकारी पद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों पदों को हमने विस्तार पूर्वक जाना। इसके भेदों को जाना, इसको विस्तार से हमने उदाहरणों के माध्यम से समझा। आज इसकी वीडियो में हम कर रहे हैं अविकारी पद। अविकारी पद कौन से होते हैं? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। विकारी पद, विकार मतलब परिवर्तन। जहाँ पर परिवर्तन होता है जिन पदों में, वो विकारी पद कहलाते हैं। और परिवर्तन किसके कारण होता है? लिंग, वचन और कारक के कारण। जबकि अविकारी मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो, विकार उत्पन्न ना हो, परिवर्तन ना हो, वो अविकारी पद कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं विकारी पद कौन कौन से हैं। विकारी पद सबसे पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और अंत में है निपात। तो 5 ये हैं हमारे अविकारी पद। तो हम अविकारी पदों को यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, यहाँ, ऊपर, एकाएक, अभी, यहाँ, कल, परसों, अब, आज, सुबह, रात भर, बहुधा, पुनः, फिर, दिन भर आदि। तो ये है हमारे, ये क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण के भी, इनके भी प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं क्रिया विशेषण के। भेद हैं कौन कौन सा? सबसे पहला आता है कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता, यहाँ पर जिन पदों से क्रिया की विशेषता पता चलती है, क्रिया किस तरह से हो रही है, किस समय पर हो रही है। कालवाचक क्रिया विशेषण हमें बताता है, कालवाचक क्रिया विशेषण से हमें पता चलता है कि क्रिया किस समय पर हो रही है। क्रिया के होने का समय, जहाँ पर समय का बोध होता है क्रिया के होने का, वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति मतलब ढंग, क्रिया के होने का ढंग, क्रिया किस तरह से हो रही है, क्रिया के होने का ढंग पता चलता है हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण से। उसके बाद आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया का स्थान, क्रिया के होने का स्थान, क्रिया किस समय पर घटित हो रही है, तो वो हमें पता चलता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। और चौथा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक मतलब किस मात्रा में, परिमाण जो है मात्रा को दिखाता है, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा बताता है कि क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है। तो हमने चारों को जाना। अब उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे अब, तब, जब, कब, आज, कल, परसों, पहले, पीछे, बाद में, पूर्व, सदा, हमेशा, नित्य, अभी, कभी, प्रातः, सुबह, मध्याह्न, दोपहर, सायं, तुरंत, निरंतर, लगातार, शीघ्र, हर दिन, हर समय, घड़ी भर, लगातार इत्यादि। कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, या मैं शाम को दिल्ली जाऊंगा। तो इस तरह से जाने का समय कहाँ कब है? दोपहर को। तो उसके बाद प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, कब जाते हैं मंदिर? तो प्रतिदिन। इस तरह से तो क्रिया के होने का जो है समय पता चलता है, सदा, हमेशा। तो इस तरह के शब्द जो हैं हमें कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताते हैं। ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने की रीति मतलब ढंग या विधि का पता चलता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर धीरे धीरे, तीव्र, तेज, अनायास, सहज, शीघ्रतापूर्वक, चुपके चुपके, झटपट, अचानक, अकस्मात इत्यादि।
कि अचानक से वर्षा होने लगी, कब, कैसे होने लगी? अचानक से। वह धीरे-धीरे चलता है, कैसे चलता है? धीरे-धीरे चलता है। वह तीव्र गति से चलता है, तो कैसे चलता है? तीव्र गति से। तो क्रिया के होने का ढंग हमें पता चलता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण से। उसके बाद हम बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान, क्रिया के होने का स्थान। कुछ बच्चे स्थान में जैसे स्थान का कोई नाम है तो उसको क्रिया विशेषण में ले लेते हैं, जबकि अगर नाम है किसी स्थान का तो वो संज्ञा कहलाती है। यहाँ पर स्थान से अभिप्राय निकट, पास, अन्यत्र, सर्वत्र, भीतर, बाहर, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, सामने, दूर, अलग, दाएं बाएं, इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरफ, उस तरफ, इस ओर, आगे, पीछे, मध्य, तो ये जो शब्द हैं ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के विषय में बताते हैं। अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाण जैसे नापतोल का जहाँ बोध होता है, मात्रा का जो हाँ बोध होता है वो परिमाण होता है। तो परिमाण क्रिया के नापतोल का पता चले, मतलब क्रिया के कितनी मात्रा में क्रिया हो रही है, इतना, उतना, जितना, कितना, बहुत कम, अधिक, ज़्यादा, ज़रा, थोड़ा, अति, अत्यंत, पर्याप्त, थोड़ा थोड़ा, अल्प, केवल इत्यादि। तो इन शब्दों से जहाँ पर ये शब्द प्रयोग होते हैं वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा हमारा जो अविकारी पद है वो है संबंध बोधक। संबंध बोधक, अब नाम से ही पता चल रहा है जो अव्यय शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। वाक्य में जो शब्द हैं उनके बारे में, उनका एक दूसरे के साथ जब संबंध बताया जाता है तो वहाँ पर संबंधवाचक जो है संबंध बोधक जो शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे के पास, के बाहर, के साथ, के पहले, के आगे, के पीछे, के मारे, के ऊपर, के नीचे, ठीक है, उसके पास है, कुछ घर के बाहर, तो इस तरह के जहाँ शब्द हैं, के सामने, के मध्य, इस तरह के जहाँ शब्दों का प्रयोग होता है, के बराबर, तो यहाँ पर काके की, आपको समझ आ रहा है, यहाँ पर काके की संबंध बताने के लिए प्रयोग होते हैं, तो ये यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। वे अव्यय जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ें, तो जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसलिए, और, तथा, किंतु, परंतु, या, अथवा, अपितु, लेकिन, क्योंकि, कि, यद्यपि, जो तो, जिससे, ताकि इत्यादि, तो ये जो हैं वो संबंध बोधक जो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो अव्यय है वो है विस्मयादि बोधक। अगला अव्यय अविकारी पद जो है हमारा वो कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय हर्ष, शोक, विस्मय, खेद, घृणा आदि भावों के बोधक हों, भावों के बारे में बताते हों, वो कौन से हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे ओह, हाय, शाबाश, धिक, वाह, आह, ये आह, त्राही त्राही, अरे, उफ, बाप रे बाप, धन्य। अब ये जो शब्द हैं जो अभी हमने पढ़े, जो क्रिया विशेषण में प्रयोग हुए, जो समुच्चय बोधक में प्रयोग हुए, जो संबंध बोधक में हमने प्रयोग किए, या जो विस्मयादि बोधक में हमने प्रयोग किए, ये किसी भी कारण से परिवर्तित नहीं होते, ये ज्यों के त्यों ही वाक्य में प्रयोग होते हैं, इसलिए इनको अविकारी पद कहा जाता है। हट इत्यादि, तो ये सारे जो शब्द हैं जो हमारे मनोभावों को प्रकट करते हैं ये विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं निपात। निपात जो अव्यय अविकारी अविकारी शब्द किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। किसी बात पर जोर देने के लिए जिन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है वो कौन से हैं? निपात कहलाते हैं। अब ही, भी, तक, केवल, मात्र, भर, तो, सिर्फ, ठीक है, ही, भी, तो, भर, तक, सिर्फ, तो ये केवल, मात्र, ये सारे जो शब्द हैं, जैसे मुझे तो यह ही चाहिए,
मुझे तो केवल मैं तो थोड़ी देर भर ही देखना चाहता हूँ या कुछ, तो इस तरह से मुझे तो यही चाहिए, तो इस तरह के जहाँ शब्द होते हैं, मुझे तो यहीं पर जाना है, तो यहाँ पर ज़ोर देने के लिए यहीं जाना है, एक तो हम कहें मुझे यहाँ जाना है, मुझे तो यहाँ ही जाना है, तो अपनी बात पर बल दिया जा रहा है, तो ये जो हैं वो क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। अब अब हम जानते हैं पद परिचय के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब हम संज्ञा पद की बात करते हैं, जब हम पद परिचय बताते हैं, किसी संज्ञा पद का जब हम पद परिचय बताते हैं, तो सबसे पहले हम संज्ञा का भेद बताते हैं कि वो जो शब्द है, वो जो पद है, वो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। या तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर किसी का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर किसी जाति के बारे में बता रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। अगर वो किसी भाव या समूह को दर्शाता है, सॉरी, जो अगर किसी भाव को दर्शाता है, तो वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे अगर नाम हो गया किसी बच्चे का, जैसे रोहन, रोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम कहें बालक, बालक जातिवाचक संज्ञा है, बालक बालक कोई भी हो सकता है। यहाँ पर विशेष व्यक्ति का नाम है, जाति में कोई भी बालक हो सकता है, और भाव जैसे ईमानदार, रोहन ईमानदार लड़का है, तो ईमानदारी जो है ईमानदार तो उसका विशेषण हो गया, लेकिन वो उसकी ईमानदारी जहाँ पर दिखाई जाती है वो भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। उसके बाद हम भेद बताने के बाद हम देखते हैं उसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उसके बाद हम देखते हैं वचन कौन सा है, उसमें वचन एकवचन है या बहुवचन है। उसके बाद हम देखते हैं कारक कौन सा है। संज्ञा पद का परिचय करते हुए हमें इन चीज़ों को देखना होगा। कारक कौन सा है, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध कारक है, अधिकरण है या संबोधन है। उसके बाद आता है क्रिया, क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। काल कौन सा है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है। तो ये हमें संज्ञा पद का परिचय देते हुए हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वनाम पद की। अब सर्वनाम पद में सबसे पहले हम सर्वनाम के भेदों के बारे में बताते हैं। अगर वो सर्वनाम है तो कौन सा भेद है सर्वनाम का, उसके बाद उसका लिंग क्या है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है, क्रिया और काल। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है हर पद के साथ उसके जो विकार हैं, किस कारणों से उनमें परिवर्तन हो रहा है, तो ये उसके विकार हैं। जैसे संज्ञा के विकार हैं लिंग, वचन, कारक, क्रिया और काल। ठीक है। उसी तरह सर्वनाम के भी हैं। फिर हम बात करते हैं विशेषण पद की। विशेषण पद में भी विशेषण का जो कौन सा भेद है वो पद में, और फिर उसका लिंग कौन सा है, उसका वचन कौन सा है, और विशेष्य क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जाती है संज्ञा सर्वनाम, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके बारे में बताया जाता है। फिर हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया के भेद, क्रिया अकर्मक है या क्रिया सकर्मक है, उसका लिंग कौन सा है, फिर उसका वचन कौन सा है, और काल, क्रिया के साथ काल। उसके बाद बात करते हैं क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण में भी क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, और विशेष्य और उसका किस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण में हम बताते हैं। उसके बाद संबंध बोधक। संबंध बोधक में संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के अन्य पदों के साथ उसके संबंध का बोध कराने वाले अव्यय, जैसे के बिना, के साथ, के आगे, के पीछे, के सामने, तो इस तरह के जो शब्द हैं वो हमें संबंध के बारे में बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय के बारे में बताते हैं। समुच्चय बोधक वही के जो दो पदों को जोड़ने का काम करते हैं, तो वो समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं निपात की। निपात यहाँ पर विस्मयादि बोधक, और फिर उसके बाद निपात। हमें यहाँ पर ये शब्द हैं विस्मयादि बोधक के लिए जो हमारे मनोभावों को प्रकट करते हैं, और निपात जो मैं अभी आपके सामने मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानते हैं, ऐसे पदों के बारे में जानते हैं जो अलग अलग वाक्यों में अलग अलग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें पहचानना
अ, हमारे लिए कई बार कठिन हो जाता है, तो कैसे हम उसको पहचानें? जैसे बुरा है शब्द, पहला शब्द है बुरा। बुरा, यह बुरा लड़का है। अब लड़के की यहाँ विशेषता बताई गई है कि वह बुरा है, तो यहाँ पर बुरा जो है वो विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। जो कुछ हुआ, बुरा हुआ। अब जो कुछ हुआ, बुरा हुआ। अब यहाँ पर किसी की विशेषता नहीं बताई जा रही, किसकी यहाँ पर क्रिया की, कैसा हुआ, बुरा हुआ। तो क्रिया की विशेषता है, संज्ञा या सर्वनाम की नहीं, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में बुरा प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार और, मुझे चाय थोड़ी और दो, थोड़ी और, तो विशेषण का यहाँ पर प्रयोग है। कितनी, थोड़ी और दो, तो यहाँ पर और लोग क्या लोग क्या कर रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग, तो यहाँ पर भी ये विशेषण ही के लिए ही प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पर राम और श्याम, तो यहाँ राम और श्याम दो पदों को अलग करने का यहाँ पर काम हो रहा है, तो यहाँ पर और जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला शब्द है कौन। कौन आया है, अब यहाँ पर निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, हमें नहीं पता कौन आया है, तो कौन आया है, कोई व्यक्ति आया है, ठीक है। उसके बाद बाहर कौन आदमी खड़ा है, यहाँ पर बाहर कौन आदमी, अब आदमी की ओर संकेत किया गया है, तो यहाँ पर जो है सार्वनामिक विशेषण है। अच्छा, अच्छा तो यह बात है, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक है। वह अच्छा लिखता है, ये उसकी लिखने की विशेषता बता रहे हैं, तो अच्छा क्रिया विशेषण हो गया। तुम्हें अच्छों की संगत में रहना चाहिए। अब अच्छे लोगों की मतलब संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है अच्छा शब्द। तो इस तरह से अनेक पद जो हैं वो वाक्य में किस तरह से प्रयोग हुए हैं वो हमें देखना होगा, तभी हम उसका सही पद परिचय हम बता पाएंगे। वीर, वीरों की पूजा होती है। वीर 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 लोगों के बारे में बताया जाए तो संज्ञा है, और वीर पुरुषों का आदर होता है, तो यहाँ पर वीर पुरुष, पुरुषों की विशेषता बताई गई है, वीर पुरुष, ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण हो गया। आप अब आप जाइए, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, अब आप जाइए, मैं आप चला जाऊँगा, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। बहुत, आप बहुत श्रेष्ठ चित्रकार हैं, यहाँ पर प्रविशेषण। बहुत, कैसे श्रेष्ठ चित्रकार हैं, बहुत ज़्यादा, तो प्रविशेषण। विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। बहुतों से पूछ लिया, किसी ने उत्तर नहीं दिया, यहाँ पर बहुतों से पूछ लिया, तो यहाँ पर संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। तुम क्या खाओगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या काम कर रहे हो, अब यहाँ काम की विशेषता, क्या काम, तो यहाँ पर विशेषण के रूप में क्या प्रयोग हो रहा है। कुछ, मुझे कुछ बिस्किट और कुछ दूध चाहिए, तो यहाँ पर कुछ बिस्किट और कुछ दूध, तो यहाँ पर परिमाप बता रहे हैं, कुछ है, और बिस्किट यहाँ संख्या बताई गई है। दूध क्योंकि नापतोल का बोध होता है, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग, लोगों की विशेषता बताई जा रही है, कुछ लोग, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। भोजन के लिए पर्याप्त है, भोजन कुछ के लिए पर्याप्त है, तो यहाँ पर संज्ञा मतलब कुछ लोगों के लिए पर्याप्त है, तो संज्ञा पद के लिए रूप में प्रयोग हो रहा है। पानी में कुछ पड़ा है, पानी में कुछ पड़ा है, तो पता नहीं क्या पड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और कुछ कहो तो सही, चुप क्यों हो, अब यहाँ पर कुछ कहो तो सही, क्या कहें, कुछ कहें, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से पद परिचय का अभ्यास करेंगे। पद परिचय कैसे हम कर सकते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम हैं पेपर में, तो देखिए बहुविकल्पीय की तरह से पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर यह मेरा पसंदीदा रेस्तरां है, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। अब यह मेरा, यहाँ पर यह क्या है, सर्वनाम, यह है वह सर्वनाम है। अब यहाँ पर देखिए सर्वनाम है, कौन सा, पहला इसमें दिया हुआ है सार्वनामिक विशेषण। अब क्योंकि यह जो है किसी की विशेषता नहीं बता रहा, यहाँ पर निश्चित है यह मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर सर्वनाम है, और सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, और पुल्लिंग और एकवचन। दूसरा हम देखते हैं उफ, क्या सोचा था, क्या हो गया, रेखांकित पद का परिचय। अब यहाँ उफ, उफ विस्मयादि बोधक हो गया। अब यहाँ पर क्या सोचा था, क्या हो गया, तो अचरज नहीं, शोक का सूचक यहाँ पर
ये पता चलता है इससे। उसके बाद है मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है। अब यहाँ कोमलता, कोमलता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब कोमलता भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर 2 दिए हुए हैं भाववाचक संज्ञा, उसमें हम देखते हैं स्त्रीलिंग, दोनों में ही स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर एकवचन और यहाँ पर बहुवचन है, तो यहाँ पर कोमलता एकवचन में प्रयोग हुआ है, तो एकवचन और कर्म कारक। तो यहाँ पर कर्म बता रहे हैं, तो यहाँ पर कर्म कारक है, तो इसका होगा क। उसके बाद हम बात करते हैं घर के साथ ही एक बगीचा होता है। के साथ, यहाँ पर हमने बात की थी के सामने, के साथ, तो यहाँ पर के साथ क्या है? संबंध बता रहा है, तो संबंध बोधक अव्यय। तो घर जो है उसके और बगीचे के बीच संबंध यहाँ पर दर्शा रहा है। तो इस तरह हम जो है इस तरह से हम पहचानेंगे। 4 ऑप्शन दिए होंगे हमें और उसमें से हमें पहचानना है कि रेखांकित पद जो है उसका सही परिचय क्या है। तो आपको जो चीज़ें अभी मैंने आपको समझाई हैं उनको ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो भी पद है उसका कौन संज्ञा है, तो संज्ञा का भेद कौन सा है, फिर उसके विकारों के विषय में बताएंगे। इसी तरह से सर्वनाम है, विशेषण है, तो इनके सबके पहले भेद बताएंगे कि कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है। उसके बाद उसमें विकार, लिंग, वचन, कारक, काल, तो इसके विषय में हम देखेंगे। सबसे पहले हम पद का प्रमुख परिचय क्या है, उसके बाद उसके विकार कौन से हैं, तो उसके अनुसार हमने अलग-अलग उनका परिचय देना है। आशा है पद परिचय से संबंधित जो भी आपको संशय हैं वो काफ़ी हद तक दूर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई संशय है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको समझ आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।